नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में, परंतु उससे पूर्व हमें यह जानना आवश्यक होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद किसी देश के लोगों की वहाँ उस देश के प्रति प्रेम की भावना है। वो अपने ही देश से जो लगाव महसूस करते हैं वही भाव राष्ट्रवाद है। अर्थात राष्ट्रवाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम छूकर महसूस कर सकें। ये तो एक मनोवैज्ञानिक भाव है। साथ ही ऐसा भी होता है कई बार विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रवाद अधिक मुखरित होता है। जैसे क्रिकेट का मैच है, अगर भारतीय टीम जीतती है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर वही हमारी टीम पराजित हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही सेना के संबंध में है और आम जीवन में है। अभी कोरोना संकट में चिकित्सक अपनी जान की परवाह न करके अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। पुलिसकर्मी कर रहे हैं, सफाई कर्मी कर रहे हैं, अन्य वर्गों के लोग भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ भी कहेंगे कि वो राष्ट्रवादी हैं। यहाँ यह बात बता देना भी आवश्यक है कि राष्ट्रवाद की कोई सीधी सरल रेखा नहीं खींची जा सकती कि राष्ट्रवाद इस बिंदु से प्रारंभ होकर और इस बिंदु पर ख़त्म हो रहा है। आज भी राष्ट्रवाद अपनी विकास की यात्रा पे ही है, क्योंकि अगर भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया पूर्ण हो गई होती तो आज भारत में कई अलगाववादी गुट जो कार्यशील है वो नहीं होते। इस प्रकार राष्ट्रवाद हमेशा विकास के चरण में होता है। अब हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में। हमें ज्ञात है कि असंतोष और अपमान जब लंबे समय तक अपेक्षित रहता है और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और स्वतंत्रता संग्राम के भी प्रारंभ होने के कई कारण और परिस्थितियां थे। हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि और संपन्नता से प्रभावित होकर यहाँ व्यापार करने आई थी। पहले इन्होंने अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की, फिर इन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़े और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। हम यह भी जानते हैं कि कंपनी के शासन का 1858 में अंत हुआ और ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का शासन आ गया। इससे भारतीयों को उम्मीद बनी कि संसदीय प्रजातंत्र की जो जन्मस्थली है इंग्लैंड, वहाँ का शासन भारत के निवासियों को कुछ राहत प्रदान करेगा और वो अपने आशानुकाल जीवन जी सकेंगे। लेकिन यह आशा कालांतर में धूमिल होती चली गई। अंग्रेजों का शासन भारत के हित में नहीं था। अपितु ऐसा शासन तो इन्होंने स्वयं के पोषण और विस्तार के उद्देश्य से स्थापित किया था, जिसमें भारत की जनता की भावनाओं, उनके सुख दुख की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में असंतोष होना बिल्कुल स्वाभाविक था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने के बहुत सारे कारण थे। इसमें सबसे पहला आधार बना 1857 का विद्रोह। हालांकि यह विद्रोह कुछ कारणोंवश असफल रहा, किंतु ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए जिस कठोर और अमानुषिक कार्रवाई का आश्रय लिया, उससे जनता का असंतोष बहुत अधिक बढ़ गया। विद्रोह ने अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति और भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना को और अधिक बढ़ा दिया। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन की स्पष्ट पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 19वीं सदी में भारत के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिन्होंने जनता की चेतना को जागृत किया और उन्हें अपनी वर्तमान परिस्थिति पर चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित किया। इन आंदोलन में जनता को अपनी परतंत्र अवस्था के कारणों को सोचने पर भी विवश किया। इन आंदोलन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। इन आंदोलनों का प्रभाव यह हुआ कि इससे जनता के विचारों का परिष्कार हुआ, उनमें से अज्ञान और अंधविश्वास का पर्दा हटा। ये आंदोलन मात्र धर्म सुधार या सामाजिक सुधार तक ही सीमित नहीं थे, इनका चरम लक्ष्य तो राष्ट्रवाद था और ये देश के विभिन्न भागों में प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों ने ही देश को एकता के सूत्र में बांधा और व्यापक जागृति की भावना उत्पन्न की, जो अंततः राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त हुई।
प्रार्थना समाज, दक्षिणी शिक्षा समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने भारतीयता और राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक बढ़ा दिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अंग्रेजों ने अपने हितों की सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा तथा कुशलता के लिए किया और ये एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो भारतीय होते हुए भी आचार विचार, रहन सहन से बिल्कुल अंग्रेज हो जाए, और ये अपने उद्देश्य में काफ़ी सफल भी हुए। लेकिन इस शिक्षा के या इस व्यवस्था के कुछ ऐसे परिणाम निकले जिनका अंग्रेज़ों को पूर्वानुमान नहीं था। क्योंकि भारत एक विविध भाषाओं वाला देश रहा है, अंग्रेजी भाषा ने एक संपर्क भाषा का रूप धारण किया, जिससे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले और विभिन्न भाषा बोलने वाले आपस में मिलजुल कर विचारों का आदान प्रदान कर सके। गोपाल कृष्ण गोखले, नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रानाडे आदि एक दूसरे के संपर्क में आते चले गए। इसी अंग्रेजी शिक्षा ने विदेशी साहित्य को समझना और जानना सहज सुगम कर दिया। यूरोपीय विचारकों और साहित्यकारों की जो उदारवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक विचारधाराओं से भारतीयों का भी परिचय हुआ। लॉक, मिल, रस्किन, स्पेंसर जैसे विद्वानों ने मानवीय स्वतंत्रता के भाव को भारतीयों में भी जागृत किया। भारतीय शिक्षित वर्ग पश्चिमी उदारवादी संस्थाओं की तरह ही मांग करने लगे कि भारत में भी यही सब हो, और वह ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध भी करने लगे। शासन और प्रशासन के क्षेत्र में अधिक से अधिक भारतीय लोगों की भागीदारी की मांग उठने लगी, और इन्हीं सब का एक परिणाम यह निकला कि अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ने लगा। किसी भी देश पर शासन करने के लिए वहाँ की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होता है। ऐसा ही ब्रिटिश शासन ने भी अनुभव किया। फलतः विभिन्न यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय प्राचीन साहित्य, कला, इतिहास और अन्य पक्षों का अध्ययन किया गया। 1789 में एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना हुई। वेद, उपनिषदों तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी और जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। मैक्स मूलर, कीथ, सर विलियम जोन्स, जैकॉबी रॉथ आदि विदेशी विद्वानों द्वारा प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा सभ्यता की प्रशंसा की गई। भारतीयों के मन में अपनी सभ्यता तथा संस्कृति को लेकर आत्मगौरव का भाव जागृत हुआ, और इसी आत्मगौरव और स्वाभिमान से आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न हुआ, जो अंततः राष्ट्रीयता की भावना जगाने में सफल हुआ। भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने में समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रों ने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां विचारों का आदान प्रदान संभव हो सका। इन्होंने भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाया। अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यूनल, हिंदू, केसरी, पायनियर, बंगाली, इंडियन मिरर जैसे समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन और साम्राज्यवाद की भावनाओं और बुराइयों को उजागर किया और जनता को उसके बारे में चेताया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके नाम से हम सभी परिचित हैं, इन लेखकों ने राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा देश प्रेम से भरपूर रचनाओं का सृजन किया। बंकिम चंद्र का आनंद मठ क्रांतिकारियों की तो गीता बन गया, और उसका गान वंदे मातरम बिल्कुल जादू का सा कार्य करता था। इस पुस्तक ने अंग्रेज सरकार को इतना आतंकित किया कि इस पुस्तक को ही प्रतिबंधित कर दिया गया। शरदचंद्र ने भारतीय अतीत के गौरव को रेखांकित किया। चिपलूणकर तथा भारती ने भी मराठी और तमिल में राष्ट्र भावना से परिपूर्ण साहित्य की रचना की, और इन सभी प्रयासों का परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्र गति होने के रूप में सामने आया। शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग उदित हो गया जो विदेशों में हो रही घटनाओं के प्रति बहुत जागरूक था। अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, फ्रांस की राज्य क्रांति, आयरलैंड का होम रूल आंदोलन प्रेरणा स्रोत का काम करता था। ये विदेशी आंदोलन राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देते और तत्कालीन विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्ति के लिए विद्रोह करने हेतु प्रेरित भी किया करते थे। अंग्रेजी राज ने राजनीतिक सत्ता के साथ साथ आर्थिक सत्ता का प्रयोग कुछ इस तरह किया कि भारतीय जनता त्रस्त हो गई। आर्थिक नीतियाँ बिल्कुल अंग्रेजी शासन ने अपने हितों के अनुकूल बनाई। भारत का जो कच्चा माल हुआ करता था वो एकदम कौड़ियों के दाम खरीद लिया जाता था, और उनके कारखानों में बनी वस्तुएं फिर ऊंची दरों पर भारत में ही बेची जाती थी। ये एक तरह से दोहरी मार होती थी जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। भारत के उद्योग धंधों को और दस्तकारों को सुनियोजित ढंग से तबाह कर दिया गया। कपात से आयात शुल्क हटा दिया, भारत में बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया,
इससे भारतीय धन तेजी से बाहर जाने लगा। उद्योगों और दस्तकारी के कार्यों में पर्याप्त अवसर न होने के कारण लोग कृषि की ओर बढ़ने लगे। इससे कृषि पर दबाव बढ़ गया। प्राकृतिक प्रकोप और प्रकृति की निर्भरता के कारण कृषि भी इतने व्यक्तियों का भरण पोषण करने में असमर्थ थी। सर्वसाधारण की स्थिति भुखमरी और निर्धनता के कारण बहुत अधिक दयनीय हो गई और ऐसी स्थिति में विदेशी शासन के प्रति विद्रोह होना बिल्कुल स्वाभाविक ही था। भारत के शिक्षित सुविधा संपन्न वर्ग ने जब विदेशों की यात्राएं की और वहां के प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक आर्थिक समता पर आधारित समाज को देखा तो उन्हें वैसे ही समाज की अपने देश में भी स्थापना की प्रेरणा मिली और जब वे स्वदेश लौटे तो उन्होंने भारत में विदेशी दबावकारी शासन का विरोध करना प्रारंभ किया। उन्होंने ये चाहा कि जैसे बाहर होता है वैसे ही हमारा देश भी पूर्ण स्वतंत्र हो जाए। हालांकि यातायात और संचार साधनों का विकास अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए किया था, पर इन साधनों के विकास से राष्ट्रीय भावना की वृद्धि हुई। इस साधनों के कारण भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले देश के विभिन्न नेता या कार्यकर्ता आपस में मिलकर देश के हित में कार्य करने की योजना बना सकते थे, जनता से संपर्क स्थापित कर सकते थे, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत अधिक सहायता मिली। यह स्पष्ट है ही कि अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था भारतीयों के प्रति बिल्कुल भेदभावपूर्ण था। पहले तो उच्च पदों तक भारतीयों को पहुंचना ही नहीं दिया जाता था और यदि पहुंच भी जाए तो उनके अधिकारों के प्रयोग को अनेक माध्यमों के द्वारा सीमित कर दिया जाता था। अब तक जातीय भेद की नीति के कारण भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे भी नहीं सुन सकते थे। लॉर्ड रिपन के काल में जब 1883 में तत्कालीन विधि सदस्य मिस्टर इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका में एक विधेयक रखा जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। पर जैसे ये विधेयक पेश हुआ, भारत में जितने अंग्रेज थे उन्होंने इसका जमकर विरोध किया और इसके विरुद्ध आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया गया। अंत में ये समझौता हुआ जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार तो दिया, परंतु उसमें शर्त लगा दी कि भारतीय जज उसी मुकदमे की सुनवाई ऐसी जूरी की सहायता से करेंगे जिसके कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज हों। इस विवाद ने दो बातें भारतीयों को सिखला दी। एक तो बिना संगठित रूप से आंदोलन किए उनकी कोई मांग पूरी नहीं हो सकती और दूसरा कि आंदोलन किया किस प्रकार जा सकता है। इन सभी तत्वों के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में इस चेतना का विकास हुआ कि उनकी जो इतनी दयनीय स्थिति है इसके लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है। और इसी चेतना का एक परिणाम यह भी हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग और प्रशस्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कोई एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारणों ने इसमें अपना योगदान दिया था। धन्यवाद।